हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 12 का एक चैप्टर, एक टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पादप आकारिकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी को अच्छी डिटेल में सारी थ्योरी कवर की थी। आज हम उससे जो भी संभावित प्रश्न हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको लेकर आए हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधार जड़ें किस प्रकार की जड़ें होती हैं? मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़, द्वितीयक जड़ या फिर सभी? तो आधार जड़ किस प्रकार की जड़ें होती हैं? अपस्थानिक जड़। अब ये अपस्थानिक जड़ क्या होती है? तो अपस्थानिक जड़ें रेडिकल के अलावा पादप, रेडिकल यानी मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं। अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं। अपस्थानिक जड़ें ये द्विबीजपत्री में पाई जाती हैं। जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। मूलांकुर यानी रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? अब जो अभी हमने देखा था, जो अपस्थानिक जड़ होती हैं यानी एडवेंटिटियस जो रूट होती हैं, वो रेडिकल के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं। अब रेडिकल से विकसित होने वाली या उत्पन्न होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तंतुमय जड़, मूसला जड़, श्वसन मूल या फिर अपस्थानिक जड़? तो ये तो हो नहीं सकता, इसको अभी पढ़े हैं। ये रेडिकल के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मूसला जड़। ये रेडिकल से उत्पन्न होती हैं और बाद में कई उपशाखा में बट जाती हैं। उपशाखा में, ये ब्रांचेस में बट जाती हैं। किससे उत्पन्न होती हैं? रेडिकल यानी मूलांकुर से उत्पन्न होती हैं। अब श्वसन मूल या श्वसन जड़ क्या होती हैं? तो ये दलदली जमीन में बाहर निकल कर आ जाती हैं। समुद्र के किनारे जो दलदली जमीन होती है, इसको हमने जब ये प्लांट मॉर्फोलॉजी की थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ पे पढ़ा था श्वसन मूल के बारे में, कि जो समुद्र के किनारे दलदली भूमि में निकलकर बाहर आ जाती हैं। जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है या फिर वायु अंदर प्रवेश कर जाती है और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। तो ये क्या है? श्वसन मूल जड़। ये ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए दलदली भूमि से बाहर निकल के आ जाती है। अगला प्रश्न क्या है? श्वसन मूल कहाँ मिलती है? पान में, गन्ने में, मक्का में या फिर जूसिया में? जूसिया नहीं, है शायद जस्टिया होना चाहिए, पर आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन मूल कहाँ मिलती है? जूसिया में मिलती है, फिर जस्टिया में मिलती है। श्वसन मूल के बारे में तो पता है कि दलदली भूमि में से बाहर निकल के आ जाती है, जिससे वायु अंदर प्रवेश कर जाती है और O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू या फिर शकरकंद? आंसर क्या हो जाएगा? आलू। आलू भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। भूमिगत तने का रूपांतरण होता है।
ये जड़ नहीं होती। बाकी गाजर जड़ होती है। गाजर, जो गाजर है वो शंकु रूपी जड़ है, शंकु रूपी जड़ होती है। अब मूली तर्क रूपी जड़ होती है। ये भोजन के संग्रहण के लिए, स्टोरेज के लिए जड़ का रूपांतरण लेती हैं, ये रूपांतरित हैं। ये कैसी जड़ें हैं? तर्क रूपी मूली जड़ होती है। और शकरकंद क्या है? ये कंदिल जड़ होती है, जड़ यानी ट्यूबरकुलेटेड रूट, कंदिल जड़ होती है। अगला प्रश्न है, जड़ें किससे विकसित होती हैं? प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से या फिर पत्ती से? आंसर क्या हो जाएगा? मूलांकुर से। जड़ें तो मूलांकुर से विकसित होती हैं। अभी प्रांकुर क्या होता है? तो ये बीज के अंकुरण के बाद, जो बीज अंकुरित हो जाता है उसके बाद ये वह भाग होता है जो तने और पत्तियों का निर्माण करता है, यानी तने और पत्तियों के अंकुरण के लिए जिम्मेदार होता है। ये बीज के अंदर सूट टिप, ये सूट टिप की तरह होता है, जो कि क्या करता है? सॉइल से ऊपर, यानी मिट्टी से ऊपर की ओर निकल के आता है। तो प्रांकुर क्या होता है? ये बीज के अंकुरण के बाद, अंकुरण के बाद वह भाग होता है जो कि तने और पत्ती वाला अंकुर बनता है। यह बीज के अंदर सूट टिप की तरह होता है, सूट टिप की तरह होता है, जो क्या करता है? सॉइल से ऊपर आ जाता है, सॉइल से ऊपर आ जाता है। अगला प्रश्न है, गाजर क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर पुष्प है? तो अभी हमने देखा गाजर एक शंकुरूपी जड़ है, शंकुरूपी जड़ है। अगला प्रश्न है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सल्ककंद, घनकंद, प्रकंद या फिर कंद? तो आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कंद कहा जाता है, जिसे कंद कहा जाता है। अब प्रकंद या फिर राइजोम क्या होता है? राइजोम क्या होता है? एक मिनट, ये भूमि के अंदर क्षैतिज, ये भूमि के अंदर कैसे ग्रो करता है? क्षैतिज, यानी टेढ़ा, क्षैतिज ग्रो करता है। अब इसमें अदरक और हल्दी आ जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? अदरक और हल्दी। प्रकंद में अदरक और हल्दी आ जाएंगे। सल्ककंद क्या होता है? इसमें प्याज लहसुन आते हैं, यानी जो पल्प, यानी गूदे, गूदे का निर्माण करते हैं। तो इसमें प्याज लहसुन आएगा। और घनकंद, ये भूमि के अंदर ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रो करते हैं। इसमें आ जाएगा केलोकेसिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? केलोकेसिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज, अरबी, शकरकंद या फिर आलू? तो आंसर क्या हो जाएगा? शकरकंद। बाकी तने का रूपांतरण है, आलू भी है, अरबी भी है, प्याज भी है। शकरकंद तने का रूपांतरण नहीं होता। शकरकंद एक जड़ होती है। कौन सी जड़ होती है?
तो यह एक ट्यूबरकुलेटेड यानी कंदिल जड़ होती है, कंदिल जड़ होती है। अगला प्रश्न है, कैक्टस में सूल किसका निर्माण करता है? सूल यानी स्पाइंस, जो कांटे जैसी संरचना होती है, ये किसका रूपांतरण है? तने से, मतलब तने से रूपांतरित होकर बना है, या पत्ती से मॉडिफाइड होकर रूपांतरित होकर बना है, पुष्प के मॉडिफिकेशन है, या फिर कलियों का मॉडिफिकेशन है, ये रूपांतरण है। तो जो कैक्टस में सूल यानी कांटे जैसी संरचना होती है वह पत्तियों का रूपांतरण है। यह कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं, और कैक्टस ये शुष्क स्थानों में यानी ड्राई प्लेसेस में पाया जाता है, तो ये दो कारण से एक कांटे समान संरचना में बदल जाती है। एक इसलिए बदल जाती है ताकि वाटर लॉस कम हो सके यानी पानी ज़्यादा खपत ना हो, और दूसरा ये जानवरों से बचने के लिए ये इसकी जो पत्तियां होती हैं कांटे के समान संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? ऑर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स, या फिर एंजियोस्पर्म? आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगेम्स। ये जो क्रिप्टोगेम्स पौधे हैं, तो ये पौधे फूल या बीज पैदा नहीं करते, बल्कि स्पोर के माध्यम से ही रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन करते हैं। तो ये पौधे, इसमें जो भी पौधे आते हैं क्रिप्टोगेम्स में, पौधे फूल या फिर बीज पैदा नहीं करते हैं, बीज पैदा नहीं करते, बल्कि स्पोर के माध्यम से प्रजनन करते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे? तो इसमें इसके एग्जाम्पल हैं, एल्गी आ जाएगा, एल्गी, फंगी, लाइकेन, ये सब इसी के उदाहरण हैं क्रिप्टोगेम्स के। लाइकेन, ये जो हैं प्लांट इसमें आएंगे, एल्गी, फंगी और लाइकेन। ये ज़्यादातर जो नम स्थान है यानी नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, या फिर कॉलिनोलॉजी? तो आंसर हो जाएगा, पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी क्या है? ये घास के अध्ययन को एग्रेस्टोलॉजी कहा जाता है, घास के अध्ययन को एग्रेस्टोलॉजी कहा जाता है, और ये तो पुष्प का अध्ययन हो गया, एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, लिली, या फिर रेफ्लेसिया? आंसर क्या हो जाएगा? रेफ्लेसिया। जो रेफ्लेसिया है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है, सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है। अगला प्रश्न है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? रूखे और शुष्क होते हैं, चिकने और शुष्क होते हैं, छोटे दिखने वाले होते हैं, या फिर रुक्ष या फिर रूखे या चिकने? चिकने नहीं होगा, यहाँ पे होगा चिपचिपे। तो जो कीटों द्वारा परागित फूल होते हैं उनके परागकण रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। चिपचिपे यानी ऐसे चिपचिपाहट क्यों होती है? ताकि जो कीटों द्वारा परागकण आए तो वो इसमें चिपक जाएं और इससे बाहर नहीं जा पाएं। तो इसीलिए जो कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण जो होते हैं रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फली है? अनिषेक, कौन सा फल अनिषेक फली है? केला, स्ट्रॉबेरी, शहतूत, या फिर सेब? तो आंसर हो जाएगा केला। ये कैसा होता है? पार्थिनोकार्पी या फिर अनिषेक फली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप औषधि का स्रोत नहीं है? अश्वगंधा, बेलाडोना, तंबाकू, या फिर ये सभी?
आंसर हो जाएगा तंबाकू। ये तंबाकू हानिकारक होता है, औषधि का स्रोत नहीं होता, ये निकोटीन के रूप में लिया जाता है। बाकी अश्वगंधा और बेलाडोना ये औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बेलाडोना तो दर्द निवारक यानी जो मूत्राशय में जो ऐंठन होती है या फिर अकड़न होती है, तो उसके दर्द को कम करने के लिए ये दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तना का उदाहरण नहीं है? सिट्रस के कांटे, ककड़ी के प्रतान, नागफनी की चपटी संरचनाएं या फिर घटपर्णी का घट। तो जो सिट्रस के कांटे हैं ये भी तने का रूपांतरण होते हैं, ककड़ी के प्रतान भी तने का रूपांतरण है, ये तने का ही उदाहरण है। नागफनी की जो चपटी संरचनाएं हैं ये भी तने का उदाहरण है। पर जो घटपर्णी की घट जैसे यानी घड़े जैसी जो संरचना होती है जो कि कीटों को भक्षण करने यानी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करती है, तो जो घटपर्णी का घट है ये एक तने का रूपांतरण न होके ये पत्ती का रूपांतरण होता है। ये किसका रूपांतरण होता है? ये पत्ती का रूपांतरण होता है। तो घटपर्णी का घट ये पत्ती का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, पुष्प क्या होता है? रूपांतरित तना होता है, रूपांतरित पत्ती होती है, रूपांतरित पेटियोल होता है या फिर रूपांतरित पेडिकल होता है। तो पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है जिसको हम रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं। रूपांतरित प्ररोह या फिर तना होता है जो कि आगे चल के एक गांठदार संरचना में बदल जाता है, जिससे ही कैलिक्स, कोरोला, पेटियोल ये सारी चीज़ें का निर्माण होता है। तो पुष्प एक प्रकार का क्या है? रूपांतरित तना या फिर प्ररोह है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।